नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो यहाँ पे एक कोरियन मीडिया से रिपोर्टिंग है, बट कोरियन यहाँ पे कोई है नहीं। पता नहीं ये लड़का कहाँ से है जो कि रिपोर्टिंग कर रहा है। लड़की जो है इंडियन है, जो कि स्टाइल वाइज और लुक वाइज काफ़ी कोरियन दिखने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रही है। खैर, इंडियन मर्द और कोरियन मर्द में क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं इनकी पर्सपेक्टिव क्या है, इनकी व्यू पॉइंट क्या है। वैसे मेरे हिसाब से तो एक ही डिफरेंस है कि इंडियन मर्द मर्द है। तो देखते हैं कि इन्होंने इंडियन मर्द और कोरियन मर्द को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, उनके बीच क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू देम। वो क्या है एक बार देख लेते हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन और एनालिसिस और ओपिनियन जो है मैं रखूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सीए एंटरटेनमेंट एक ऐसा चैनल है जो कि मेरे ऑस्ट्रेलियन स्टेइंग इंडियन पार्टनर ने बनाया था। इसमें 0 सब्सक्राइबर्स थे और सिर्फ एक ही दिन में मैंने जो रामायण बेस्ड स्टोरी पे ये फिल्म बनाया है, इससे 40,000 व्यूज, 10,000 घंटे का वॉच टाइम और 1200 प्लस का भी सब्सक्राइबर्स जो है एक ही दिन में आ गए हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 제일 싼 질문을 전달하도록 하겠습니다. 인도에 있었던 मैं सबसे कड़ा सवाल पूछूंगा। इंडिया में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। भारत से ऐसी खबरें इतनी ज्यादा क्यों आती हैं? यहाँ इंडियन मैन भी हैं और कोरियन मैन भी। आपने मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 2 से 4 साल बिताए हैं। इन शहरों में रहते हुए अगर सियोल से तुलना करें तो क्या फायदे और नुकसान रहे? कुछ मामलों में भारत अच्छा था, लेकिन कुछ मामलों में कोरिया बेहतर है। आपने फूड साइंस डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट किया है। दिल्ली में आपने मास्टर डिग्री के लिए किस डिपार्टमेंट में पढ़ाई की? 일단 이거 제가 설명부터 먼저 드릴게요. हाँ, सबसे पहले मैं यह समझा दूं। मेरे पिता फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। इसी वजह से मुझे अनिवार्य रूप से यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। बचपन से ही मैं साइंस पढ़ती थी, लेकिन आगे इसे नहीं पढ़ना चाहती थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स की तरफ चली जाऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है। 왜냐면 그래서 너는 안 인도 된다고. 사람이야. 인도 사람 문과 쪽으로 그래서 가면 안 돼. 문과로 가면 어떻게 돈 벌려 그래? मुझे कहा गया अगर तुम वहाँ जाओगी तो पैसे कैसे कमाओगी। इसलिए मैं कुछ समय तक इसी बारे में सोचती रही। आखिरकार मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था और मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया। तब तक मेरे पापा हमेशा कहते थे ये पूरा कर लो, फिर जो चाहो कर लेना। इसलिए मैंने इंजीनियरिंग स्कूल से ग्रेजुएट किया और नौकरी भी पाली। उसके बाद मुझे सच में वही करने की आजादी मिली जो मैं चाहती थी। इसलिए अपनी मास्टर डिग्री के लिए मैंने ईस्ट एशियन स्टडीज डिपार्टमेंट में पढ़ाई की। 대학과로 다녔습니다. 와. वाह, क्या ईस्ट एशियन स्टडीज केवल कोरिया में ही है या ये कहीं और भी पढ़ाया जाता है? यह मेनली कोरिया, जापान, चीन और ताइवान के बारे में पढ़ने पर फोकस्ड है। 그러면 तो आपने ईस्ट एशियन स्टडीज में मास्टर किया, तो क्या आपने भाषाएं नहीं पढ़ी, या यह बिबिम्बाप की तरह था जहां हर भाषा का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिला हुआ था? 아니 어느 하나 नहीं, मैंने सिर्फ एक पर ध्यान दिया। उस समय मुझे जापान में भी थोड़ी रुचि थी, लेकिन अंत में मैंने कोरिया को चुना 가게 되었어요. 그러면 왜 하필 동아시아 학이에요? क्योंकि मैं TVXQ की फैन थी। इसी वजह से मुझे सबसे पहले कोरियन वेव के बारे में पता चला। उसके बाद मुझे पॉलिटिक्स, कल्चर और ऐसी ही चीजों में भी बहुत रुचि होने लगी। तब मैंने सोचा क्यों ना ईस्ट एशियन स्टडीज आजमाऊं, और सच कहूँ तो ये वाकई बहुत मजेदार था। तो आप 2019 में कोरिया आई, आप यहाँ कैसे आई? क्या आपने इसके लिए आवेदन किया था या? 인도 대사관에 신청하고 네. 그거 이제 거기서 मैंने इंडियन एम्बेसी के माध्यम से आवेदन किया। वहाँ फर्स्ट राउंड सिलेक्शन होती है, सेकंड राउंड इंटरव्यू होती है और थर्ड राउंड कोरिया के यूनिवर्सिटी द्वारा की जाती है, जिसे भी आपको पास करना होता है। उसके बाद अंतिम चयन कोरियन गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। इसके बावजूद किसी भी चरण में आप बाहर हो सकते हैं। 자, 그러면 이제 तो फिर आपको एम्बेसी के माध्यम से पिछले साल 4 साल के लिए स्कॉलरशिप मिली। 3년 받았어요. मुझे ये 3 साल के लिए मिला। 3 साल क्यों? क्योंकि मैं योयोनगसू नहीं गई थी। मैंने कोरियाई प्रोफिशिएंसी एग्जाम में ग्रेड 5 पास करने के बाद यहाँ आई। 이미 인도에서 5급 땄어요? 네. 와, 대단하십니다. 그래서 तो मैं सीधे कॉलेज चली गई। पीछे मुड़कर सोचूं तो शायद मुझे यह नहीं करना चाहिए था। 자, 그러면 तो आप अब किस तरह की नौकरी कर रही हैं? मैं फिलहाल ओवरसीज सेल्स में काम कर रही हूँ। 영업이겠죠. 그러면 이제 한국 분들이랑 같이 일하잖아요. 네, 진짜 직장인에 외국인 없어요? 없어요. 힘들지 않아요? 힘들긴 하죠. 안 한다는 말은 할 수.
ये मुश्किल है। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इसे नहीं करूंगी, लेकिन ये थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। 가지고 그러면 같은 तो 직장에서 आप इसी नौकरी में कितने साल से काम कर रही हैं? 됐어요. तो जब आप कंपनी में काम कर रही थी तब आप अभी शादीशुदा नहीं थी। ऐसे मेल ऑफिस वर्कर्स भी होंगे जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है ना? 제 주변에 없어요? 없습니다. मेरे आसपास कोई नहीं है, वे सब शादीशुदा हैं। मुझे लोगों से स्वाभाविक रूप से मिलना पसंद है, लेकिन उस तरीके से मैं किसी पुरुष से नहीं मिल सकती। 그럼 이러다가 तो फिर आप क्या करेंगी अगर आप शादी नहीं कर पाई तो? अगर मैं शादी नहीं कर पाई तो मैं किसी और तरीके से आगे बढ़ लूंगी। 신지 안 사귀 तो आप डेटिंग कर रही हैं या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कंक्लूजन में अगर आप कोरिया में 5 या 6 साल रही हैं तो आपने देखा होगा कि कोरियन मैन और महिलाएं डेटिंग कैसे करते हैं, सिर्फ ड्रामा से नहीं। 네네네. 인도 남자 इंडियन मैन और कोरियन मैन में क्या अंतर है? 차이점을 보면은 네. 약간 अंतर देखते हैं, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। लेकिन अगर मैं किसी कोरियन मैन से मिलती हूँ तो डेटिंग करना आसान और आरामदायक होता है। इंडियन मैन के साथ एक समस्या है, उनका प्राइड। उनका अहंकार इतना बड़ा होता है क्योंकि उन्हें घर में बहुत कीमती समझकर बड़ा किया जाता है, इसलिए वे अक्सर केवल अपने बारे में सोचते हैं। 자기밖에 모르는 그런 스타일이죠. 아 근데 ओ, लेकिन ऐसे स्वार्थी इंडियन मैन अक्सर बहुत अमीर परिवारों के बेटे होते हैं। 저는 사실 नहीं, वास्तव में मैं एक चेबोल के बेटे से मिली। हम 5 साल तक डेटिंग करते रहे, लेकिन फिर भी पैसे के साथ रहना और विदेश में पढ़ाई करना कुछ अनुभव पाने का तरीका है। 설마 타타? 아니요. नहीं नहीं, ओह, आप शायद उस नाम को नहीं जानते। शुरू से ही मेरे लिए कुछ सही नहीं लग रहा था। वैसे भी आप वही नहीं कर सकती जो आप चाहती हैं, क्योंकि आपको हमारे फैमिली बिजनेस में शामिल होना है। और यही बात वे बार बार कह रहे थे। 더라고요. 그럼 마지막 질문. 네. तो आखिरी सवाल, मुंबई और दिल्ली काफी अच्छे शहर हैं। भारत के बारे में जब बात आती है लोग अक्सर सेफ्टी इश्यूज के बारे में पूछते हैं, लेकिन बड़े शहरों में ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा समस्या नहीं है ना? मुंबई도 있어요. मुंबई में भी समस्याएं हैं। इसमें स्लम्स हैं जैसे धारावी। मैं वह सवाल पूछता हूँ जो मैं पूछना चाहता था। I'll move on। आप सियोल में भी रही हैं। 서울에 거의 4년 네. 반 이제 살았어요. 뭄바이하고 니델리 अब आपने मुंबई और दिल्ली जैसे मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 2 से 4 साल बिताए हैं। इन शहरों में रहने के क्या फायदे और नुकसान हैं? 델리는 사실 지하철이 진짜 잘 되어 있어가지고 교통 सियोल से तुलना करें तो भारत के कुछ पहलू अच्छे थे, लेकिन कुछ चीजें कोरिया में बेहतर है। दिल्ली में वास्तव में बहुत अच्छी मेट्रो है, इसलिए ट्रैफिक की समस्या नहीं है। मुंबई में ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है और लोकल ट्रेनें अभी भी भरी रहती हैं, लेकिन कुछ सालों में यह शायद सुधर जाएगा। इस मामले में सियोल ट्रैफिक के लिहाज से बहुत बेहतर है। साथ ही अगर आप लोगों को देखें तो मुंबई और सियोल के लोग मिलते जुलते हैं। वे तेज हैं और ज्यादातर अपने काम पर फोकस करते हैं। दिल्ली थोड़ी अलग है, वहाँ के लोग बहुत जिज्ञासु हैं और अक्सर दूसरों के काम में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, जो कि परेशान करने वाला हो सकता है। दिल्ली के लोग मुंबई के लोगों की तुलना में थोड़े कम पोलाइट हैं। मुंबई में कई लोग अपने काम को जिम्मेदारी से संभालते हैं। तो उदाहरण के लिए खाने के मामले में क्या कहेंगे? कभी कभी कोरिया में यह थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन वहाँ यह कैसा था? 과일이요. 과일. ओह, फ्रूट्स। शायद इसलिए कि मैं अच्छे फार्मिंग वाले देश से आई हूँ, मुझे फल बहुत पसंद है। यहाँ की कीमतें मुझे वास्तव में चौंका गई, इसलिए जब खरीदारी करने जाती हूँ तो मुझे थोड़ी झिझक होती है। लगभग 70% जमीन पहाड़ी है, इसलिए यहाँ खेती करना मुश्किल है। ओ, कोरिया में फलों की कीमत थोड़ी ज्यादा है और यह थोड़ा परेशान करने वाला था। 과일 너무 좋아하는데 मैंने बस फलों का सेवन बंद कर दिया। मैं खाना चाहती हूँ, मुझे फल बहुत पसंद है, लेकिन मैं नहीं खा सकती। मैं कोस्टल एरिया से हूँ। मैं बड़े फल जैसे आम बहुत अच्छे से खाती हूँ, लेकिन यहाँ इतने उपलब्ध नहीं हैं। 그러면 네. 마침 이 질문이 나오니까 तो चूंकि यह सवाल अंत में आ रहा है, मैं सबसे गंभीर सवाल पूछूंगा। भारत में महिलाओं के खिलाफ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। भारत से ऐसी खबरें इतनी अधिक क्यों आती हैं? भारतीय लोगों के बीच इस समस्या के बारे में आप क्या सोचती हैं? 맞아. 그 부분 때문에 오히려 यह गंभीर है। इसी कारण जब हमारे माता पिता कोरिया आए तो दूर रहने में कठिनाई हुई, लेकिन हम बस यहाँ रहते हैं। गंभीर घटनाएं बहुत होती हैं, इसलिए महिलाएं सतर्क, कभी-कभी डर के साथ जीती हैं। दहेज अब भी मौजूद है। पैसा महिला के परिवार से पुरुष को दिया जाता है। शादी का समारोह भी अक्सर महिला के परिवार द्वारा आयोजित किया जाता है। यह रीजन के अनुसार बदलता है, लेकिन हमारे गांव में उदाहरण के लिए अगर किसी महिला का वजन 50 किलो है तो उसके परिवार को 50 भेड़ दहेज में देनी होती है। ये परंपरा अभी भी मौजूद है। यह अब गैर कानूनी है, लेकिन अभी भी कुछ परिवार इसे करते हैं। तो आपकी बहन की शादी हो गई है? मेरी बड़ी बहन ने शादी कर ली। तो आपकी बहन की शादी हो गई, ईमानदारी से बताइए, दहेज दिया गया? 안 줬어요. 왜냐면 नहीं, उसने कोई दहेज नहीं दिया। आजकल यह आम नहीं है
और लोग इसे पसंद नहीं करते। शहरों में यह बहुत कम होता है। इसे थोड़ा अनुचित माना जाता है, जैसे कि शादी करने के लिए सिर्फ कुछ खरीद लिया गया हो। ऐसे लोग अभी भी हैं और इसे यौन उत्पीड़न माना जाता है। तो स्थिति क्या है? 를 이제 데려온다. 이렇게 जब किसी महिला को लाया जाता है तो उसका सम्मान नहीं किया जाता। उसे सिर्फ घर का काम करने के लिए बहू के रूप में लाया जाता है और पुरुष भी कुछ नहीं कहते। 아무 말 안 해요. मैं जानना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में यौन उत्पीड़न और भी गंभीर होगा। यह बेहद गंभीर है और ऐसे कुछ लोग जेल भी नहीं जाते। अगर यह खबरों में नहीं आता तो उन्हें सजा नहीं मिल सकती, लेकिन जैसे ही यह खबरों में आता है लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं और कानून बदलने की मांग करते हैं। 인도 여성들 फिर क्या कुछ भारतीय महिलाएं सोचती हैं, हाय मैं भारत में नहीं रहना चाहती, मैं जाकर किसी विदेशी पुरुष से शादी कर लूंगी? क्या ये सच नहीं है? यह आसान नहीं है। मेरे पास विदेश जाने के लिए पैसे नहीं हैं। 돈이 없죠. सिर्फ अपने पैसे से भारत छोड़ना मुश्किल है। मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, इसीलिए मैं आ सकी, लेकिन अपने पैसे से विदेश जाना भी आसान नहीं है। 나가는 것도 쉽진 않아요. 지금 이렇게 네. 제 채널 अब आप मेरे चैनल पर आए और इस बातचीत में हिस्सा लिया, आपको कैसा लगा? 재밌었어요. 저도 알게 되는 ओह, ये मजेदार था। मैंने बहुत कुछ सीखा और कोरियन कल्चर के बारे में बात करना भी रोचक था। मैं इस तरह की बातचीत कुछ हद तक कर सकती थी, जो मजेदार थी। आज देखने आए सभी लोगों का धन्यवाद। 개인 유튜브 있으세요? 있는데 잘 만들지 않거든요. मेरे पास एक है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। मैं इसे नहीं बनाती, इसलिए अगर मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं तो हर दिन बनाऊंगी। इसे पेपुचिनो कहते हैं। मुझे कैपुचिनो बहुत पसंद है, इसलिए ये मेरा पसंदीदा है। देखते हैं। हाँ, 자, 봅시다. 네. 한국말로 얘기해요? दोनों को मिलाकर बात करते हैं। हाँ, मैं इसे कोरियाई में भी कर सकती हूँ। ओह, बस मत देखिए, मुझे शर्म आती है। 좋은데 ठीक है, धन्यवाद। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आभारी हूँ। मियूषा, इतनी दूर से यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद, मैं दिल से आभारी हूँ। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस समय तक प्रतीक्षा की और हमारे चैनल को देखा। धन्यवाद, अलविदा। 안녕하세요. 바이바이. 바이바이 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 바이바이. सबसे पहले विक स्टोन्स ने लिखा है कि एक भारतीय माँ की बेटी कोरिया आई है। उसके पिता फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, इसीलिए वह जरूर समझदार होगी। मुझे उम्मीद है कि वह खुश रहे और आपके लिए कई अच्छे काम करे। उसके बाद होदोरी ने लिखा है कि एक प्यारी भारतीय लड़की सियोल में है, आपका दिन अच्छा रहे। उसके बाद नेटिनामू ने लिखा है कि आपको कोरियाई भाषा बहुत अच्छे से आती है, आप समझदार लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका कोरिया में जीवन अच्छा रहे। उसके बाद MJ 255 ने लिखा है कि आपको कोरियाई बहुत अच्छे से आती है और आप खूबसूरत हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कोरिया में खुश रहें। उसके बाद योंगान ने लिखा है कि हमें अल्फागो जैसी और भी टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। उसके बाद किम गुएन ने लिखा है कि इस समय यह साफ हो गया है कि राजा सुरो की पत्नी हियो ह्वांगोक भारतीय थीं। ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे ये एपिसोड बहुत पसंद आया। अल्फा गो के लिए शुभकामनाएं। उसके बाद दुस डेमोक्रेटिक पार्टी ने लिखा है कि यू आर सो चार्मिंग, यू विल प्रॉब्ली बी पॉपुलर। उसके बाद देमावांग ने लिखा है मैं 17 साल पहले वहां 6 महीने के लिए गया था, उस समय हालात ऐसे नहीं थे। उसके बाद हाईलाइन ने लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि आप कोरिया में अपना जीवन अच्छे से बिताए। मेरी एक भारतीय दोस्त है और वह बहुत ही दयालु है। उसके बाद HBGP ने लिखा है कि विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति के रूप में मैं उन सभी विदेशियों का सम्मान करता हूं जिन्होंने कोरिया में जीवन के साथ अच्छी तरह से खुद को ढाला है। मुझे उम्मीद है कि आपका कोरिया में रहना केवल खुशियों से भरा हो। उसके बाद मैक कैम ने लिखा है कि भारत एक ऐसा देश है जहां मैंने 6 साल खुशी खुशी बिना किसी अलगाव की भावना के बिताए, इसीलिए भारतीय मेरे लिए हमेशा दोस्ताना और गर्मजोशी वाले पड़ोसी बने रहते हैं। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, मुझे वे शहर बहुत याद आते हैं। 6 साल बीत चुके हैं तो वे अब बहुत बदल गए होंगे, है ना? उसके बाद गोल्ड ब्राउन ने लिखा है कि चीन में पुरुषों को दहेज देना अनिवार्य है और इसकी हाई कॉस्ट को एक सोशल प्रॉब्लम माना जाता है। ये बहुत फैसिनेटिंग है। उसके बाद एमिनम ने लिखा है कि मैंने 4 से 5 साल तक कोरियाई भाषा सीखी है। तो बस इतना ही। हाँ, भारतीय निश्चित रूप से जल्दी कोरियाई सीख लेते हैं और इसमें अच्छे होते हैं। उसके बाद YD गोंग ने लिखा है कि YouTube पर मैंने जितनी भी भारतीय महिलाओं को देखा है उनमें वह सबसे सुंदर है। मुझे उम्मीद है कि आप कोरिया में अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताएंगी। उसके बाद जायसुंगली ने लिखा है कि यू आर ब्यूटीफुल। उसके बाद रयान ने लिखा है कि दूसरों की तुलना में आप कोरियाई में इतनी अच्छी क्यों हैं। उसके बाद पार्क ज्यू ने लिखा है कि वाह, यह भारतीय महिला बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी बोलती है। मैं सोचने लगा हूं कि भारतीयों के स्मार्ट होने की अफवाह सच हो सकती है। उसके बाद सियोंग जोंग ताई ने लिखा है कि पुरुष विदेशी लोगों में जो सबसे अच्छी कोरियाई बोलता है वह शायद अल्फागो है। मैं उसे उसकी महिला साथी एवा के साथ कुश्ती करते हुए वीडियो देखना पसंद करूंगा। उसके बाद मेसुनजू 5854 ने लिखा है कि वह सुंदर है और समझदार भी। जीवन तो जन्म के समय ही तय हो जाता है ना? उसके बाद रॉ स्टोन ने लिखा है कि 50 साल में भारत एक G4 कंट्री होगा।
उसके बाद लॉस एंजल्स ने लिखा है कि शी इज ब्यूटीफुल, दिस इज द स्टाइल कोरियन मैन लाइक। उसके बाद रोड्स शिविली ने लिखा है कि भारतीय पुरुषों और महिलाओं के बारे में जनरलाइज करना मुश्किल है, वे उत्तर या दक्षिण से होने पर अलग अलग होते हैं। इसके अलावा भाषा जैसे तेलुगु, हिंदी और तमिल के आधार पर भी वे अलग दिखते हैं। धार्मिक भिन्नताएं जैसे सिख, हिंदू, मुस्लिम और अन्य भी महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद बॉग इयागी ने लिखा है कि आपकी लैंग्वेज स्किल मेरे से बेहतर है। उसके बाद ह्यून सुकिम ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि भारत में शादी करना बेहद मुश्किल है, फिर भी वहां जनसंख्या इतनी बड़ी है। उसके बाद ह्यूजलॉन ने लिखा है कि यह इतनी आसानी और हल्के फुल्के ढंग से निपटाया जाने वाला मामला नहीं है ना? आप भारत को मेरी तरह अच्छी तरह नहीं जानते, मैं वहां 4 साल रहा हूं, हाहा। उसके बाद काये जंग ने लिखा है कि कोई यह क्यों नहीं बता रहा कि कोरिया में वेतन भारत की तुलना में इनकॉम्पेरेबली अधिक है। उसके बाद फैंटम ने लिखा है कि भारत को अपने धर्म और कास्ट सिस्टम के बारे में कुछ करना होगा ताकि सुधार हो सके। यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है और रेलिगस कॉन्फ्लिक्ट बहुत गंभीर है। अगर देश को यूरोप की तरह विभाजित किया जाए तो शायद यह बेहतर होगा। उसके बाद वानाबिकिन ने लिखा है कि सिर्फ इसलिए कि आपका जन्म भारत, पाकिस्तान या ईरान में नहीं हुआ, आपके जीवन में सफलता पाने की संभावना 50% अधिक है। दूसरे देशों के लोग अक्सर आपको तिरछी नजर से देखते हैं क्योंकि वे हर जगह फैले हुए हैं। उसके बाद पार्क ब्योंग ने लिखा है कि इंडियन वुमेन स्टे स्ट्रांग। उसके बाद गीजुंग ने लिखा है कि भारत में गैंग रेप्स की हाई रेट का कमजोर कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। बस में हुए गैंग रेप्स जिसमें दर्जनों स्कूली बच्चियों की मौत हो गई थी के दोषियों को फांसी दिए जाने के कुछ ही समय बाद ऐसा ही एक और अपराध हुआ है। शायद यह बॉलीवुड में बनने वाली अनगिनत अश्लील फिल्मों का असर है। भारत में इतनी सारी अश्लील फिल्में बन रही हैं और अनगिनत पॉपअप थिएटरों में उन्हें दिखाया जा रहा है कि अनगिनत लोग दिन भर उन्हें देखते रहते हैं। तो इनसे और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते थे। 2 चीज बोला उन्होंने कि एक तो इंडियन मर्दों में ईगो बहुत ज्यादा होता है और इंडियंस इंडिया से रेप के खबरें जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो दोनों को मैं एक 1 by 1 रिप्लाई करूँगा। पहली बात तो ईगो बहुत ज़्यादा होती है। आई विश कि इंडियन लड़कों में सचमुच ईगो होते। जिस लेवल की सिम्प्स इंडिया में पाए जाते हैं वो तो शायद दुनिया में और कहीं पे भी नहीं है। बट इसने जो बिल्कुल सही कहा था कि अगर किसी मर्द में ईगो है तो वो ज़रूर किसी अमीर घर का जो है लड़का होगा। और लड़की की बुद्धि देखो, नहीं लड़के अमीर घर का नहीं, मैं एक ऐसे लड़के को डेट करती थी जिसका फैमिली बिजनेस था और वो जो चाहता था कि वो उसके फैमिली बिजनेस का पार्ट बने। तो खैर, तो तुम जो है अगर किसी की बराबरी करना है, मैं ये चीज़ समझ में नहीं आता है। पहली बात तो कि जो जिसमें ईगो नहीं है बट जो शायद जिसका कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, जो इस लड़के की तरह अमीर नहीं है या फिर जो उसकी लेवल इसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो उनके लिए इनविजिबल है। वरना ईगोलेस लड़का इंडिया में मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। सारे ही जो लो इनकम और जो बेकार बैठे हुए वो बिल्कुल ही ईगोलेस है, लेकिन वो लड़के इनके लिए इनविजिबल होते हैं। तो वो बेकार बैठे मतलब इन सेंस कि वो भी है जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ अच्छा वो कर सकते हैं लाइफ में, बट उस टाइम पे बेकार है। वो ये नहीं देखेगी कि उसकी पोटेंशियल क्या है, बट ये देखेगी उस टाइम पे उसके पास कितना जो है कैश फ्लो अवेलेबल है। अगर कैश फ्लो नहीं भी है तो आजकल जो है गोल्ड डिगर से भी घटिया किस्म के एक टाइप की लड़की है जो कि कैश फ्लो पैसे नहीं बल्कि किस लेवल तक सिम्प कर सकते हैं, किस लेवल तक अपना ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है एकदम किनारे करके उस लड़की के कुत्ते की तरह उसके आगे पीछे दुम हिला सकते हैं। आजकल लड़कियों को वो ज़्यादा पसंद आ रहा है कंपेयर टू रिच। तो तब तो रिच तो फिर भी अच्छा था कि अगर रिच लड़के से शादी करता तो मोस्ट प्रोबेबली अगर उसने सेल्फ वर्थ से जो वो वेल्थ एक्वायर किया है तो एक क्वालिटी लड़के से जो है ब्रीड करते और एक क्वालिटी जो बच्चे की जन्म देते। बट आजकल जो ये सिम्स के साथ जो कि एकदम स्पाइनलेस होते हैं, जिनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं होता है, इनके साथ ब्रीड करके जो बच्चे ये एल जनरेशन, लूजर जनरेशन जो पैदा कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा घटिया है। तो बात जहाँ पे ईगो की आती है और इवन इनसिक्योरिटीज़, ये लड़का बहुत इनसिक्योर है, इस लड़के में बहुत ईगो है। इंडियन लड़की ये सब अफोर्ड कर सकती है बोलना, क्योंकि ज़्यादातर ये जो बॉयफ्रेंड्स चुनते हैं या फिर इंडिया में बहुत सारे लड़के जो होते हैं उनमें सच में ईगो होता नहीं है। अगर वो ईगो सच में और सेल्फ रिस्पेक्ट आप में सच में होना तो इनको अपनी जो इसके भाषा में कैसे डील करना है वो अच्छे तरीके से पता है। जो लड़की बोलते हैं ईगो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अच्छे लड़के नहीं हैं, ये बहुत सारे लड़कियां बोलते हैं, बट अपने ईगो के वजह से ये लोग सिर्फ उसी को चुनते हैं और वही लड़के देखते हैं जो कि इनका जो एक सर्कल होता है जो कि इनके पीछे पड़ते हैं, इनको प्रपोज करते हैं।
जबकि हाई वैल्यू एक अच्छा लड़का जो होता है, बहुत रेयर केसेस में जो है फर्स्ट स्टेप लेके किसी लड़की को प्रपोज करते हैं। तो अगर ये लोग फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो बहुत सारे अच्छे लड़के इन्हें मिल सकते थे, बट गर्ली ईगो बोलते कि मेल ईगो कितना फ्रेजाइल है। अगर मेल ईगो फ्रेजाइल है तो लड़की का ईगो जो है वो 10 गुना ज़्यादा फ्रेजाइल है, इस हद तक कि वो कहीं लड़का रिजेक्ट न कर दे, इसके वजह से कई लड़कियां प्रपोज करती ही नहीं हैं। और एक छोटा सा जो सर्कल है उसमें भी वो एक्सपेक्ट करती है कोई हाई, मतलब बहुत हाई वैल्यू लड़का जिसके पास बहुत पैसे हो, वो एक सिम्प की तरह बिहेव करे और इसके आगे जो है घुटने टेक के उसे प्रपोज करे, जो कि 90% केसेस में ऑफकोर्स जो होगा नहीं। एक विल स्मिथ वगैरह जो है ये एक एक्सेप्शन केस होता है। विल स्मिथ जो कि पैसा दौलत शोहरत होते हुए भी एक ऐसे वाइफ को डिफेंड करते हैं जो कि अपने ही बेटे के दोस्त के साथ सोती है। तो इनको डिफेंड करने वाला विल स्मिथ, ऐसा ये लड़कियों के लिए वो ड्रीम गाय होता है। तो इस टाइप के जो लड़की होते हैं ईगोलेस, ईगो बोलते हैं कि लड़कों का ईगो जो, और खुद में इनमें सबसे ज़्यादा ईगो होते हैं, तभी इन लोगों को अच्छे लड़के जो है मिलते नहीं हैं। दूसरी बात कि इंडिया में रेप के खबरें क्यों आते हैं। पहली बात तो इंडियन मीडिया इसे बहुत ज़्यादा उछालती है, और दूसरी बात जो कि मेन चीज़ है, सब एट द एंड ऑफ द डे सप्लाई डिमांड की खेल है। आप बहुत रेयरली देखेंगे कि जिनके पास जो कि थोड़ा पैसा भी हो जिसके पास, और जो दिखता भी ठीक ठाक है, जिसको लड़की मिलने में मुश्किल नहीं होता है, वो रेप करता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके लाइफ में फिजिकल रिलेशनशिप बहुत बार हो चुका है, तो इसके लिए वो अलग से डिस्परेट नहीं है। अब कोरिया हो या फिर कोरिया में यूएसए के रास्ते पे चलते चलते ये तो बहुत ओपन माइंडेड, जो कि सो कॉल्ड ओपन माइंडेड हो गए हैं, और यूएसए और यूके वेस्ट में तो आपको पता ही है। तो वहाँ पे जो है रद्दी के भाव में फिजिकल रिलेशनशिप मिलता है, जिसके लिए वो लोग डेस्परेट नहीं होता है। अब इंडिया में दो ही रास्ते हैं, या तो जो हमारे सत्ययुग की जो कल्चर थी, जहाँ पे प्रॉपरली सिखाया जाता था, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, वो करने से तब आप लड़की आपके लाइफ में ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन फिर भी आप एक के लिए कमिटेड रहेंगे, या फिर गृहस्थी जीवन अगर नहीं भी करते हैं तो मॉन्क टाइप में भी जो है संन्यास जीवन जो है उसके लिए आप प्रिपेयर रहते हैं। तो उस तरीके से बचपन से प्रिपेयर किया जाता है, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, पोर्न नहीं है, वहाँ पे उस चीज़ को एक्सपोजर नहीं मिलता है। और दूसरा रास्ता है कि इंडियन सोसाइटी भी जितनी एडुकेशन ओपन माइंडेड सो कॉल्ड, जो जितना वेस्ट को फॉलो करते जाएगा, उतना ही जो है लड़कों को, मतलब ये अभी आजकल जो है कैजुअल रिलेशनशिप काफ़ी कॉमन हो चुका है। तो जितना ज़्यादा लड़के को मिलता जाएगा, उतना ही ज़्यादा डिस्परेट और रेप के केसेस भी जो है घटता जाएगा, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी के ऊपर ही बहुत सारा चीज़ जो है डिपेंड करता है। आप वेस्टर्न या फिर कोरियन, ये लोग ज़्यादा डिस्परेट नहीं है उसके पीछे, क्योंकि इन लोगों को बहुत आसानी से मिल जाता है। इंडिया में हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या है कि खिचड़ी कल्चर बन चुके हैं, आधा वेस्ट और आधा कंजर्वेटिव जो है। अब कंजर्वेटिव के वजह से लड़कों को जो है ईजी फिजिकल रिलेशनशिप मिलता भी नहीं है। कमिटमेंट अगर करना चाहे तो कमिटमेंट के लिए भी आजकल अवेलेबल नहीं है। खिचड़ी हो सके, ना घर का ना घाट का, कुछ के लिए भी मतलब अच्छा नहीं है। तो एक चीज़ है कि जो खिचड़ी हो गया कि एक तरीके से हमें पॉर्न वेस्टर्न चीज़ का एक्सपोजर मिल रहा है, बट इंडिया में कंजर्वेटिव बहुत सारा सोसाइटी की वजह से वो चीज़ जो है, वो फिजिकल रिलेशनशिप लड़कों को आसानी से मिलता नहीं है, जिसके लिए बहुत सारे लड़के जो है डिस्परेट रहते हैं। और एडुकेशन भी डेफिनेटली एक ह्यूज पार्ट प्ले करता है, जितना इसलिए भी है कि एक बहुत मेजर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी में गरीब रहते हैं, जिनके पास एडुकेशन नहीं है। ऑब्वियसली एडुकेशन नहीं है, उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो वो सोचते हैं कि मेरे लिए चाहे जेल हो जाए, मुझे फांसी हो जाए, मैं रेप कर तो देता हूँ, एक टेम्पररीली एन्जॉयमेंट जो है कर लेता हूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये जो डिस्परेट मेंटेलिटी है, ये एडुकेशन के साथ साथ, और जितना लोगों के पास पैसे आता जाएगा उतना ही ये इम्प्रूव होता जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों में से एक हम खिचड़ी कल्चर जो है नहीं फॉलो कर सकते हैं। अगर रेप केसेस, मुझे लगता है कि जितना सोसाइटी अब मतलब कंजर्वेटिव जो है, हमारी जो एक्चुअल रूट वैल्यूज़ है, वहाँ पे तो हम बढ़ नहीं रहे। तो होगा कि हम वेस्ट की ओर ही कॉपी कर रहे हैं, और उस सोसाइटी की तरह ही जो है हमारा सोसाइटी बनता जा रहा है। आजकल वन नाइट स्टैंड्स वगैरह ये सब होता जा रहा है। तो जितना ये होता जाएगा उतना ही लड़के जो है डेस्परेट कम होते जाएंगे, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में रेप केसेस इंडिया में भी काफ़ी कम होंगे। सो आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।